ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। ये कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की विधियां की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की MA समाजशास्त्र विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम सामाजिक अनुसंधान से संबंधित समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस व्याख्यान में आप समझ सकेंगे कि समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कैसे किया जाए, क्या अर्थ है वैज्ञानिक पद्धति का, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और किन चरणों से पद्धति क्रमबद्ध रूप से समाज विज्ञान में उपयोग में लाई जाती है। इन बातों को जानना न केवल हमें समाजशास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए जरूरी है, बल्कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कैसे किया जाए इसके लिए भी जरूरी है। तो विद्यार्थियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। स्नातक स्तर की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से समाज को समझने का क्रम शुरू हुआ। आपको याद होगा समाजशास्त्री अगस्त काम्टे ने चिंतन के 3 स्तर के नियम सुझाए थे। यानी सबसे प्रारंभिक स्तर पर घटनाओं को समझने का जो तरीका था समाज में, उसमें धार्मिक या आध्यात्मिक तरीके से घटनाओं को समझने के बारे में व्यक्तियों की सोच कायम थी। लंबे समय तक समाज में व्यक्ति यह अनुभव करते थे और विचार करते थे कि कोई भी घटना यदि घटित होती है तो उसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ होता है। इसके बाद में आगे जैसे जैसे समाज विकसित अवस्था की ओर आगे बढ़ता गया, तो यह विचार करना स्वाभाविक तरीके से समाज में प्रचलन में आ गया कि घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्तियां होती अवश्य हैं, लेकिन परिस्थितियों को बहुत हद तक मनुष्य के द्वारा संपादित क्रियाएं प्रभावित करती हैं। आगे जब आविष्कार होने लगे, खोज होने लगी, तो दिमाग में तर्क और तथ्य दोनों चीजें सामने आई। सबसे पहले तर्क यानी कुछ जानने की इच्छा, और फिर प्रमाणित जो भी कथन हम देखते हैं सिद्धांत से संबंधित, तो प्रमाणित उन तथ्यों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत सरल हो गया।
तो प्रत्यक्षवादी चिंतन यानी विज्ञान की वह अवस्था जिसमें व्यक्तियों ने यह अनुभव किया कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं इनके पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं और फिर इनके परिणाम होते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक चिंतन की शुरुआत हुई। अब हम यहाँ इस बात को जानना चाहें कि क्या प्राकृतिक विज्ञान ही विज्ञान है या समाज विज्ञान भी विज्ञान की किसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों, प्राकृतिक विज्ञानों को अध्ययन करने के लिए जो पद्धतियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं उन्हें प्रयोगशाला में निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से घटनाओं, जो भी प्राकृतिक तथ्य हैं, इनको आसानी से समझा जा सकता है और वे नियम भी सार्वभौमिक होते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरी समस्या है समाज विज्ञानों के बारे में कि सामाजिक घटनाएं जटिल बहुत होती हैं, अमूर्त होती हैं और इन्हें किसी प्रयोगशाला में केंद्रित करके हम किसी नतीजे पे नहीं जा सकते। तब फिर चूंकि हमें जो विज्ञान है समाज की घटनाओं का अध्ययन करने वाले, इन्हें नए ज्ञान से जोड़ना है और समाज के विकास में जो सिद्धांत हैं इनका भी योगदान देकर समाज को नए ढंग से पुनर्निर्माण या नई दिशा देने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता तो है। तो फिर जरूर समाज से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भी एक पद्धति तो आवश्यक है और यही कारण है कि सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब हमें यह जानना जरूरी हो गया कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है और कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सामान्य रूप से विद्यार्थियों, वैज्ञानिक पद्धति अनुसंधान की किसी भी ऐसी पद्धति को कह सकते हैं जिससे कि हम निष्पक्ष और व्यवस्थित अध्ययन के निष्कर्ष प्राप्त कर सकें। यानी जो भी तथ्य होते हैं इन तथ्यों के बीच सह संबंध स्थापित करके जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे किसी नियम की कसौटी पर खरे उतरें। इस तरीके से जब व्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा तो वह वैज्ञानिक पद्धति कहलाएगी। समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति को जिस तरीके से समझाया गया है उसके बारे में यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का वर्गीकरण, उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इसके माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो अभी हमने यह जाना कि समाज के विकास के साथ जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन की पद्धतियां विकसित होती गईं और हम प्रकृति को वैज्ञानिक ढंग से समझने में सफल हुए, ठीक इसी तरह से समाज से जुड़े जितने भी विषय हैं इनमें भी यह महसूस किया गया कि व्यवस्थित ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि हमें समाज से जुड़ी सिद्धांतों को जानना है। यदि घटनाओं को समझना है तो हमें कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना होगा और इसके लिए हमने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। तो वैज्ञानिक पद्धति, जैसा कि हम विज्ञान के बारे में जानते हैं कि व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है, लेकिन इसमें हम करेंगे क्या? तथ्यों को उनके कार्य कारण के संबंध पर स्थापित करके और जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उससे किसी सामान्यीकृत अर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, वैज्ञानिक पद्धति का आशय आप समझ सके होंगे। अब हमें वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को भी जानना आवश्यक होगा। जैसा कि स्पष्ट है कि विज्ञान में कुछ खास बातें हमें ध्यान रखना होंगी और यही एक आधार है जिससे कि हम जो भी सामाजिक अध्ययन है इनको निष्पक्ष आधार पर या सत्यता की कसौटी पर खरा
पाकर किसी सिद्धांत के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता तो यह है कि वैज्ञानिक पद्धति में जो उसकी प्रकृति है उसमें तथ्यों को सत्यापनशीलता के आधार पर जांचा जा सकने की क्षमता होती है। यानी जो भी तथ्य हैं उनकी पुनः परीक्षा संभव हो सकती है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, और किसी भी विचार के पीछे हम कोई अनुमान या कोई भी मनगढ़ंत तर्क न देकर वास्तविक रूप से तर्कों का अन्वेषण करते हैं और फिर उनको कसौटी पर देखकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विश्लेषण के पश्चात हम पाते हैं कि तथ्य सही हैं और इनका यह प्रभाव है। यानी कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसके निश्चित कारण होते हैं। उन कारणों को हम अलग अलग तथ्यों के माध्यम से सहसंबंध स्थापित करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। विज्ञान की एक विशेषता है कि जो भी चीज है उसकी वैसी ही व्याख्या। समाज विज्ञानों में थोड़ा यह अंदेशा होता है कि व्यक्ति अपने परिवेश, अपनी जाति, धर्म, लिंग इनसे प्रभावित होकर उसका निर्णय या उसकी सोच थोड़ी सी पूर्वाग्रह के आधार पर प्रभावित हो सकती है। लेकिन जब हम समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उस समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि घटनाओं की वैसी ही व्याख्या करना जैसी वे घटित हो रही हैं। यानी वस्तुनिष्ठ अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषता है। फिर जितने भी कारण हैं उन कारणों के पीछे जो तथ्य हैं उनमें हम अलग अलग सह संबंध स्थापित करें तो इसे कार्य कारण संबंधों पर आधारित विश्लेषण कह सकते हैं। यानी वैज्ञानिक पद्धति की यह विशेषता है कि उसमें जो भी तथ्य हैं उनके बीच कार्य कारण संबंधों को खोजा जाता है और फिर इसके बाद जो निष्कर्ष होते हैं वे सामान्य रूप से सभी के ऊपर लागू किए जा सकने योग्य होते हैं। हर एक विज्ञान में पूर्वानुमान की क्षमता होती है। तो वैज्ञानिक पद्धति का जब इस्तेमाल करते हैं और जो भी घटनाओं के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं उनके आधार पर भी किसी न किसी पूर्वानुमान को व्यक्त किया जा सकता है और इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया भी तैयार की जा सकती है। वैज्ञानिक पद्धति की एक और विशेषता है कि हम अनुमान लगा सकने की क्षमता, पूर्वानुमान की क्षमता तथ्यों के अध्ययन के उपरांत ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम समाज विज्ञान में उपकल्पना के माध्यम से जानते हैं। उपकल्पना यानी कोई भी ऐसा अनुमान जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है। तो यह अनुमान वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए जो भी अध्ययन है उनके आधार पर निकाले जा सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब आप स्नातक स्तर पर कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का जब आपने अध्ययन किया तो उनमें से आपको याद होगा समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताया था कि आत्महत्या व्यक्तिगत कारण नहीं है बल्कि यह समाज में इसके कारण मौजूद होते हैं। और इसके संबंध में उन्होंने जो पूर्वानुमान या उपकल्पना तैयार की जिसकी चर्चा अभी हमने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में की, तो उन्होंने जो आत्महत्या संबंधी आंकड़े थे उनके अध्ययन के आधार पर कुछ अनुमान लगाए और फिर उनका परीक्षण आगे घटनाओं के माध्यम से किया। तो अलग अलग तथ्यों के आधार पर सहसंबंध स्थापित करके उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। इसी तरह से आपने कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर इनके सिद्धांतों को जाना और जो भी सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए उनमें वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके समाज वैज्ञानिक यह स्पष्ट
कर सके भली भांति कि समाज की घटनाओं को भी हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अतः यह स्वाभाविक तरीके से संभव हो सका कि विज्ञान का जो प्रयोग का तरीका है वह प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ समाज के क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, अब यह जाना कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हमें यह जानना होगा कि किन चरणों में कितने, यानी एक के बाद एक किस क्रम से इसका प्रयोग समाज विज्ञान में किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी अनुसंधानकर्ता को वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना प्रारंभ करने के पूर्व यह ध्यान रखना होता है कि उसे अध्ययन क्या करना है, यानी किसी समस्या का, किसी विषय का दिमाग में एक अर्थ निकालना होता है कि हमें क्या खोजना है, यानी किसी घटना का अध्ययन करना है। किसी विषय को जब चुना जाता है तो यह वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है और इसमें हमारे अध्ययन का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है और इसके साथ साथ में हमें उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि यह अध्ययन कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे हमने आपको प्रारंभ में कहा कि समाज विज्ञान में कोई प्रयोगशाला जैसी चीज नहीं होती, जगह नहीं होती है, पूरा समाज एक प्रयोगशाला है। तो फिर इसके लिए अध्ययन करने के लिए हमें विषय का चयन करते समय यह ध्यान रखना है कि अध्ययन को किस ढंग से किया जाएगा। तो सबसे पहला चरण क्या है वैज्ञानिक पद्धति का? किसी समस्या या विषय का चयन। जिस भी विषय को अनुसंधानकर्ता ने चुना है उस अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण करना भी उसे आवश्यक होगा, क्योंकि जैसे उद्देश्य होंगे अध्ययन के, उसके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति में इस्तेमाल करने वाले उपकरणों का चयन करना होता है। तो इसलिए अनुसंधानकर्ता को अध्ययन समस्या का चुनाव और अध्ययन के उद्देश्यों को तय करना आवश्यक होता है। इसके बाद जो अगला चरण आता है उसमें अध्ययन की उपकल्पना को बनाना जरूरी होता है। उपकल्पना का अभिप्राय भी मैंने अपने व्याख्यान में किया था जिक्र इसका, कि उपकल्पना एक अनुमान है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। यानी जिस भी विषय को चुना है इस विषय के संबंध में पूर्व अनुमान लगाया जाए। जैसा कि विद्यार्थियों कई तरह के समाज विज्ञान में अध्ययन होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण परिवेश से संबंधित कई अध्ययन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर, पंचायती राज पर, ग्रामीण विकास पर, स्वयंसेवी संस्थाओं पर। तो जो भी अध्ययन हो रहे हैं या हो चुके हैं, इनमें उपकल्पना को तैयार करना दो तरीके से संभव है। एक तो हमें पूर्व में जो किए गए अध्ययन हैं उन अध्ययनों का सार पता होता है, यदि तो हम अपने दिमाग में एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुसंधानकर्ता भी संबंधित साहित्य का अध्ययन करके उपकल्पना का निर्माण कर सकता है और साथ ही अनुभव के द्वारा भी उपकल्पना के कुछ अनुमान निकाले जा सकते हैं। तो उपकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण था, जिसमें समस्या से जुड़े अनुमान तैयार किए जाते हैं। जब उपकल्पना तैयार हो जाती है तो अनुसंधानकर्ता के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण होता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। यानी संबंधित विषय किस अध्ययन क्षेत्र से अनुसंधान के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए नियत किया जाए, यह अनुसंधानकर्ता को अगले चरण में इस्तेमाल करना होता है, ध्यान रखना होता है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण होने के पश्चात अध्ययन के यंत्र या उपकरणों का चुनाव करना होता है। जैसा कि आपने स्नातक स्तर पर सामाजिक अनुसंधान की
पद्धतियां और प्रविधियों को जाना होगा। यानी अवलोकन साक्षात्कार के माध्यम से अध्ययन किया जाना है। तो साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार अनुसूची तैयार करना होगी। यदि क्षेत्र बहुत विस्तृत है तो उसे छोटा करके कैसे अनुमान निकाला जाएगा, यानी सैंपलिंग की जाएगी। निदर्शन के माध्यम से हम समग्र के आकार में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करके अनुमान निकाल सकते हैं कि बाकी के लोग भी ऐसे ही होंगे। तो एक निदर्शन की पद्धति से हम क्षेत्र को छोटा भी कर सकते हैं। और किस तरीके की उपकरण का इस्तेमाल करना है, यानी प्रश्नावली को से तथ्यों को एकत्र करना है, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करना है, कुछ बातों को रिकॉर्ड करना है, फोटोग्राफ्स लेना है। किस तरीके से तथ्यों को एकत्र किया जाए, वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण इस पर निर्भर होता है। अवलोकन किसी भी विज्ञान की जरूरी शर्त होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अवलोकन के बिना तो कोई विज्ञान नहीं बन सकता। यानी हम जो भी तथ्य हैं इन्हें एकत्र करते समय उनकी प्रामाणिकता की जांच करने के पहले उन्हें देख लें तो सत्य के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। फिर इसके पश्चात वैज्ञानिक पद्धति का जो अगला चरण है उसमें तथ्यों को एकत्र किया गया और उनके एकत्रीकरण के पश्चात तथ्यों को उनकी समानता के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा। और वर्गीकरण के माध्यम से हम तथ्यों के संबंधों को विश्लेषण के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम यह देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम है, फिर हम सशक्तिकरण का अध्ययन करते हैं कि वो कितनी सशक्त हैं। तो शिक्षा और सशक्तिकरण के बीच संबंधों को निकालना है। यानी जो प्राप्त तथ्य हैं अनुसंधानकर्ता ने एकत्र किया कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण इसकी स्थिति क्या है, तो उसे महिलाओं की स्थिति से संबंधित सारे तथ्यों को एकत्र करना होगा और फिर उनके विश्लेषण से सशक्तिकरण की स्थिति क्या है इसके सहसंबंध को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष पर जाना होगा। तो वैज्ञानिक पद्धति का अगला चरण जो है उसमें तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण होता है। इसके पश्चात हम विश्लेषण को कुछ सामान्यीकृत आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। और यह सामान्यीकृत आधार कैसा होगा, जिसमें किसी भी अनुसंधानकर्ता ने जो अनुमान लगाए हैं, उपकल्पनाएं तैयार की हैं, उनका परीक्षण किया जाएगा और वो अनुमान कितने सत्य सिद्ध हुए इसके आधार पर एक सामान्यीकृत निष्कर्ष प्राप्त होगा। अंत में वैज्ञानिक पद्धति का जो अंतिम चरण है उसमें प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया जाता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपने जाना कि वैज्ञानिक पद्धति कैसे काम करती है। दरअसल समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या समाज के किसी विषय को लेकर जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन करना प्रारंभ करता है तो उसे व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कुछ निश्चित निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं और ये निष्कर्ष जो है वे घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम यह अनुसंधानकर्ता जो अध्ययन करता है वह कह सकता है कि घटना के पीछे के कारण क्या है। यानी वैज्ञानिक तरीके से घटनाओं को समझने का एक आधार जो है वह वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करती है। तो इसके जो चरण थे जिनके बारे में अभी हमने आपसे चर्चा की, यानी सबसे पहले किसी विषय का चयन, समस्या का चयन करना और उद्देश्यों का चयन, इसके पश्चात अनुमान लगाना कि क्या हमें ढूंढना है। जब अनुमान लगाया जाता है तो इसमें संबंधित साहित्य का अध्ययन
या क्षेत्रीय अनुभव, व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव हैं उनके आधार पर, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं के आधार पर अनुमान लगाए जा सकते हैं, जिसे उपकल्पना कहा जाता है। इसके पश्चात अनुसंधानकर्ता अपने विषय या समस्या के अनुरूप क्षेत्र का निर्धारण करेगा और क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात उन पद्धतियों और प्रविधियों के इस्तेमाल को सुनिश्चित किया जाएगा कि किस माध्यम से अध्ययन को करना है। जब उन पद्धतियों का और प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाएगा तो प्राथमिक तथ्यों का संग्रह करने के पश्चात उन तथ्यों को, फैले हुए तथ्यों को वर्गीकरण के माध्यम से व्यवस्थित करके उनका विश्लेषण किया जाएगा और यही वह आधार है जिससे कि हम प्राप्त तथ्यों के कार्य कारण संबंधों की पुष्टि कर सकते हैं। तो इस तरीके से अनुसंधानकर्ता प्राप्त निष्कर्षों से सामान्यीकृत एक अर्थ की ओर जा सकता है, बता सकता है कि सामाजिक घटना के पीछे कारण क्या थे, और इन्हीं आधारों पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपने जाना कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, समाज विज्ञान में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की चर्चा करते हुए हमने आपके समक्ष यह बात रखी थी कि प्राकृतिक विज्ञानों में और समाज की घटनाओं में अंतर होता है, लेकिन समाज के विषयों को भी हम वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण करके घटनाओं के कारणों की जांच कर सकते हैं, और इसलिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर माधवी लता दुबे। उद्घोषक थे मुकेश विश्वकर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।